राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में सिंचाई परियोजना, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये सीईटी में भी है, रीट में भी है। तो जिन जिन के भी ये टॉपिक है, आप अच्छे तरीके से इनको अपने नोट्स में उतार सकते हो, कर सकते हो। और बाकी ये पीडीएफ तो मिल जाती है जो ग्रुप से जुड़े हुए, ठीक है ना। बाकी आप इस टॉपिक को अपने नोटबुक में उतार सकते हो जो साथ में उतार रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि एक आप बोलोगे कि राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस बीच में रही। हिस्ट्री की क्लासेस बीच में नहीं रहेगी। अभी मैं ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को कंप्लीट होते हैं वो बीच में ले आती हूँ क्योंकि सीईटी का भी एग्जाम है और रीट के लिए भी। तो ये रीट में है तो रीट के लिए। इसके बाद में क्या है साथियों, देखो एक और आएगी क्लास नहरों वाली, राजस्थान की नहरें, वो भी आपको पढ़नी है। आपके मैं बता देती हूँ, उसके भी नोट्स तैयार कर लिए। तो इतने दिन मेरे को नोट्स तैयार करने में लगे थे भी, बहुत इसमें वो है, मतलब काफ़ी बुक से मेरे को ये तैयार करवाना पड़ता है, ठीक है ना, आपके लिए। तो मूल किताबों से और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं इन सब का एक बोलते हैं ना, इनको इतने सारे जो इस टॉपिक के नोट्स बने हैं तो आप खुद देख सकते हो। इसके अलावा एक मिनट, ये आपके इसके भी रेडी है राजस्थान की नहरों का, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी क्लास आएगी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद में आएगी आपके जो कि किसान आंदोलन हिस्ट्री की आने वाली है, उसके भी तैयार हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी तैयार हो गई। इसके अलावा साथियों आपको बांध भी पढ़नी है। ये देखो बांध मैंने इस तरीके से आए हुए प्रश्न भी इनमें से है, इस तरीके से लिखे है कि पहले जैसे उदयपुर संभाग के एक तरफ लिख लिए, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछे भी गए, पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कोटा संभाग के आके एक तरफ, जैसे जयपुर संभाग की एक तरफ ले ली, तो आपको ये भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन नोट्स में आपका कुछ छूटने वाला नहीं है, वो मैं पहले ही बता देती हूँ। अब साथियों अपने करते हैं बिना बात किए हुए, ठीक है, कि राज्य में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों पड़ी भाई। एक तो मरुस्थलीय भाग होने के कारण, ठीक है, वर्षा की अनियमितता के कारण और पेयजल की समस्या के कारण ही क्या पड़ी, सिंचाई परियोजना की जरूरत पड़ी। अब साथियों बात करें, आपको छोटी छोटी चीजें देखनी है। एक एक चीज, राजस्थान में लोक निर्माण विभाग से अलग कर 14 दिसंबर 1949 को सिंचाई विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। और अब सिंचाई विभाग का परिवर्तित नाम है, वो पूछे तो क्या है, जल संसाधन विभाग, ठीक है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 10.40% है। और राज्य के क्षेत्रफल में देखो 101 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है साथियों, बंजर है। और देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राज्य में कुल जल संसाधनों का 1.16 ही क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। तो कुल जल संसाधनों का 1.16%। अब राज्य में सिंचाई मुख्य रूप से देखो कौन से स्रोतों से होती है, नहरों से, ट्यूबवेल से, खुले कुओं से, तालाबों और झीलों से होती है। और एक ये भी ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में इसमें बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र है वो कितना हेक्टेयर है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कितना है, 95,47,292 हेक्टेयर, ये ध्यान रखना। और स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में केवल 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही क्या है, स्थायी जल परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है। फिर बात करते साथियों कि प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 में बात करें जल संसाधन विभाग द्वारा, आपने देखते हैं कि राजस्थान में दिसंबर 2024 तक वृहद और मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल देखो कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा प्रदान की गई, तो ध्यान रखना 39.51 लाख हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई दिसंबर 2024 तक वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके कुल। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक कितने 14,517.41 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का क्या किया गया, सृजन किया गया। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर, न्यूनतम राजसमंद जिला। और सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला पूछे, देखो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राजसमंद। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला गंगानगर और न्यूनतम प्रतिशत वाला सिंचित वाला चूरू। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से, पूर्वी भाग में होती है। तो ये तो आपको देखने हैं वैसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और परसेंट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक ही है ना। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन।
ये भी आपको देखने हैं। और ये राजस्थान में कृषि आंकड़े जो रिपोर्ट 2022-23 में है, जो कि राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र के आंकड़े, ये भी आपको याद करने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखेंगे। इससे पहले अपने एक बार फटाफट देख लेते हैं सिंचाई के जो स्रोत साधन हैं। देखो, कुओं से, नलकूप से, नहरें, तालाब, अन्य साधन से होते हैं। जो कुएं नलकूप की बात करें साथियों, तो कुल इनका जो भाग है वो कितने % पर, यानी कि 66 से लेकर के 70% भाग पर सिंचाई का। और कुएं नलकूप से, यानी कि आप 66 देख लेना, 66 से 70, 73 भी मिल जाता है आपको। तो जो कि कुएं से 24% और नलकूप से 42%, ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। यानी कि 42 से लेकर के 47% भी मान सकते हो, कहीं 42, कहीं 43, 47 इस हिसाब से। और जो कुएं है वो 24 से 28% भी मान सकते हो। जो सर्वाधिक है कुओं से, वो जयपुर में, और यानी कि पूर्वी भाग में। और बात करें साथियों नहरों से, वो ध्यान रखना 30% सिंचाई, और सर्वाधिक पहले नंबर पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो कुएं नलकूप से आपको ध्यान रखना है 24 और 42%, यानी कि 66%। और वैसे मान के चलो 66 से 70%, और सर्वाधिक जो इनसे होता है जयपुर में और पूर्वी भाग पर, ठीक है। और तालाब से 0.33%, कहीं 33% से 1% भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तालाब से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो भीलवाड़ा में, और अन्य साधन 1 से 2%, कहीं 1 से 3% भी। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान में कृषि आंकड़े रिपोर्ट 2022-23 में। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें कि आंकड़े राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र के देखो कितने भाग पर सिंचाई है वो कुएं नलकूप से होती है। तो ध्यान रखना 69.39%, 69.39% से कहाँ पर किससे कुएं नलकूपों से सिंचाई होती है, कितने भाग पर आपको ध्यान रखना है। कि राजस्थान में कुओं से तो 20.10% और नलकूप से 49.29, ठीक है। तो देखो, कुओं से 20.10 और नलकूपों से 49.29, इन दोनों को देख करके यानी कि 69.39 बन रहा है, मतलब यानी कि इतने भाग पर सिंचाई होती है कुएं नलकूपों से, दोनों को मिला करके। अब राजस्थान में सिंचाई नहरों से देखो 28.39% और तालाब से 0.33%, अन्य साधनों से 1.89%, ठीक है। और जो आपको इसका क्रम पूछे 2022-23 की रिपोर्ट यानी कि कृषि आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, अगर यहाँ पर सीधे ही पूछे, यानी कि एक जगह दे दे नलकूप और कुएं दोनों को दे दिए, है ना, यानी कि इस हिसाब से कुएं और नलकूप दोनों को दे दिया, तो इनको पहले करना है। अगर अलग अलग दे दे तो देखो कुओं से ज्यादा नलकूपों की है, तो नलकूप पहले लेना है, फिर नहर, फिर देखो नहर यानी कि नलकूपों से पहले लेना है, फिर नहर का है, यानी कि नलकूपों का 49 है और 28 किसका, नहरों का, सेकंड नंबर पर नहरों का। और फिर लेना है आपको कुओं का, फिर अन्य आ जाएगा, अन्य 1.89%, फिर आ जाएगा तालाब, ठीक है ना। अगर ऐसे इनको मतलब एक साथ लेकर के करें कुएं और नलकूपों से, यानी कि इतना लेकर के करें, तो पहले कुएं नलकूप आ जाएंगे, फिर नहरें आ जाएगी, और फिर अन्य, और फिर तालाब आ जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आप दोनों से देख लेना क्रम। कुएं नलकूपों दोनों के संयुक्त आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पूछे, तो कुएं नलकूपों के दोनों के संयुक्त आंकड़ों के आधार पर तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जोधपुर, और कुएं नलकूपों में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला गंगानगर, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है वो झालावाड़, और कुओं से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है वो गंगानगर और बीकानेर, ध्यान रखना है। और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जोधपुर, ठीक है ना। देखो, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई वाला झालावाड़, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जोधपुर, ठीक है। और कुओं और नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई वाला गंगानगर, और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जोधपुर, और नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई राजसमंद। एक बार आप इनको भी देख लो। अब बात करें रिपोर्ट 2022-23 की जो कृषि वाली है, इससे नहरों में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पूछे, सबसे ज्यादा नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है वो गंगानगर में होती है। और नहरों से न्यूनतम सिंचाई पूछे साथियों, तो दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, नागौर में। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला टोंक, और द्वितीय स्थान पर है वो तालाबों से वो जयपुर, ठीक है। अब सिंचाई परियोजनाओं का भूभाग के आधार पर वर्गीकरण, आज ही मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैं पूछ ही रही थी आपसे कि पहले डालूं क्लास से, पहले डाल दूं, आप क्लास चाहते हो तो क्लास भी आ जाएगी। 2-3 दिन से मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि इनकी पीडीएफ नोट्स तो तैयार है, आपका किसी का वो जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा चलो बाकी और भी है वो क्लास देख लेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं सिंचाई परियोजना के भूभाग के आधार पर वर्गीकरण की बात करें साथियों, लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम और वृहद, ठीक है ना। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना भी होती है जिसका जिसका जो जल है वो बहुत सारे उद्देश्यों के काम आए, जैसे कि पेयजल हो गया, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, इनमें ना वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये भी ध्यान रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा है, आधुनिक भारत का नवीन मंदिर भी कहा है। अब देखो लघु सिंचाई परियोजना है साथियों, वो देखो जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है ना, यानी कि जो भूभाग सिंचित क्षेत्र है कृषि योग्य वो 2000 हेक्टेयर से भी क्या हो, कम हो, वो आते हैं लघु सिंचाई परियोजना। अब मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें साथियों, जिनका जो 2000 से लेकर के मान लो यानी कि 10,000 तक है, कहाँ 2000 से लेकर के 10,000 तक है कृषि योग्य जो कमांड क्षेत्र यानी कि जो भूभाग क्षेत्र है 2000 से 10,000 वाला है वो मध्यम क्षेत्र में आता है। और वृहद सिंचाई की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से भी अगर ज्यादा है तो वो भूभाग वो सिंचित है वो वृहद में आता है। लघु में तो ध्यान रखना 2000 हेक्टेयर से कम, और 2000 से ऊपर यानी कि 10,000 तक, 2 से 10,000 वो मध्यम में आता है, वृहद में 10,000 से भी अधिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसकी क्लास अगर लंबी रहेगी सिंचाई परियोजना की तो 2 क्लासेज आ जाएगी पार्ट, फिर आपकी नहरें आ जाएगी, ठीक है ना। नहरों को मैं एक क्लास में करवा दूंगी। बाघड़ा नागल परियोजना की बात करें साथियों, अब बात करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बाघड़ा नागल परियोजना, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये। अब ये भी पूछा जा सकता है आपको, जो संयुक्त परियोजना वाले होते हैं ना इन सभी को तो आप रट लेना, सभी में किन किन की कौन सी, ये पूछा भी गया प्रश्न, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है बार बार प्रश्न। तो बाघड़ा नागल परियोजना देखो, बाघड़ा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, आप राजस्थान लेना है आपनो, एक हरियाणा लेना और पंजाब, दोनों तीनों नहीं लेना है, राजस्थान के साथ पंजाब हरियाणा, इनकी संयुक्त परियोजना बाघड़ा नागल परियोजना। और किसी को एमपी को कुछ मच घुसाना, हरियाणा और पंजाब वाला ले लो सागर राजस्थान में, ठीक है। और परियोजना की शुरुआत बाघड़ा की ध्यान रखना मार्च 1948 ईस्वी को ध्यान रखना है। और अब एक ध्यान रखना कि एक जो बाघड़ा नागल परियोजना इसमें जो एक बाघड़ा बांध, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछे भी कौन सी जो नदी है उस पर बनाया गया है, तो बाघड़ा बांध इंपॉर्टेंट है, नागल बांध, ये 2 बांध आपको ध्यान रखना है। तो सतलज नदी पर, किस पर, सतलज नदी पर, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये लो सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए साथियों, कौन कौन से, बाघड़ा और नागल, ठीक है ना। सत्य है तो भी खड़ा है बंदा, सत्य है तभी खड़ा है, और बिल्कुल ना की तरह आपको याद रख लेना है बाघड़ा नागल, ठीक है। 2 बांध ये सत्य है तभी। नोट, बाघड़ा व नागल दोनों अलग अलग बांध है, दोनों सतलज नदी पर बने हुए तथा एक ही परियोजना के क्या है, हिस्से है। बाघड़ा नागल परियोजना के ध्यान रख लोगे, इस परियोजना के हिस्से है ये दोनों एक ही परियोजना के, बट है बांध दोनों अलग अलग जो सतलज नदी पर है। अब बात करते हैं साथियों, बाघड़ा जो बांध है अभी पढ़ा आपने, कौन सी परियोजना का ध्यान रखना, इसका हिस्सा है और किस नदी पर, सतलज नदी पर, कौन सा, बाघड़ा बांध। अब देखो बाघड़ा बांध है कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर, और कहाँ, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, वो भी सतलज नदी पर। और इसके नींव की बात करें साथियों, इस बांध की, बाघड़ा बांध की, तो नींव 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। और यह भारत का दूसरा ऊंचा बांध है, कौन सा, बाघड़ा बांध। नोट, भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो बाघड़ा बांध है ये राजस्थान का कौन सा, दूसरा बांध है। पहला पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो भागीरथी नदी पर कौन सा है, टिहरी बांध है, जो है कहां पर, उत्तराखंड में 260 मीटर है, ये भी ध्यान रखना है, टिहरी बांध। अगर आज तो देखो वैसे ही छुट्टी है, आज मैं कोशिश करूंगी 2 क्लास आपकी अपलोड, मतलब 1 क्लास अपलोड कर दूँ, 2 हो जाए, ठीक है ना, नेक्स्ट डे। और बाकी अभी बीच में 1-2 छुट्टियां और आ रही है तो आपकी ये भी आ जाएगी, वो टॉपिक भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर राजवंश स्टार्ट करने वाली हैं, तो ये जैसे ही आपका ये तो देखो अब हो गया ज्योग्राफी के तो आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, रीट और सीईटी के, ठीक है ना, वो भी हो जाएंगे। और बाकी मैंने सारी की सारी PDF वहां पर डाल दी सारी टॉपिक की। और जो अभी किसान आंदोलन वाला रहा है ना, जनजाति वाला, वो होने के बाद में अपने राजवंश कर देंगे साथियों स्टार्ट, ठीक है ना। तो आप बता देना, कमेंट करना राजवंश कर दूं यानी कि आप चाहते हो। बाघड़ा बांध की बात करें साथियों, तो देखो सबसे पहले बाघड़ा बांध सतलज नदी पर है, ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा ऊंचा बांध पहला पूछे तो टिहरी बांध। अब बाघड़ा बांध के निर्माण की बात करें साथियों, तो किसकी देखरेख में हुआ, हार्वे स्लाकेम की देखरेख में हुआ, और ये अमेरिकी जो इंजीनियर हार्वे स्लाकेम, ये भी ध्यान रखना। और जो कि ये बनकर तैयार कब हुआ, अक्टूबर 1962 में, ठीक है। बाघड़ा बांध के पीछे एक झील ध्यान रखना है, गोविंद सागर झील है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी एक कृत्रिम झील है, ठीक है।
भाखड़ा बांध ध्यान रखना है कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। और कौन सी परियोजना का हिस्सा है, भाखड़ा नागल परियोजना का। और गोविंद सागर झील भी इसके पीछे आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु का, ये भी ध्यान रखना है। और बांध को राष्ट्र को समर्पित किया 22 अक्टूबर 1963 में किया, ठीक है ना। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते साथियों नागल बांध की। 2 बांध मैंने बताई कौन सी पर, सिंचाई परियोजना पर आपको अभी मैंने बताई कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना पर 2 बांध बताए। एक तो भाखड़ा नाम से ही आपको पता चल जाएगा भाखड़ा बांध, और दूसरा नागल बांध। नागल बांध की बात करें साथियों तो ये लाइन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है रोपड़ बांध में। तो ये जो नागल बांध है ये रोपड़ बांध में है, कौन सी नदी पर, ये भी सतलज, दोनों थोड़ी देर पहले दोनों सतलज नदी पर है। और ये भाखड़ा बांध से देखो 13 किलोमीटर नीचे बना हुआ, भाखड़ा बांध है उससे नीचे बना हुआ है नागल बांध, कितना 13 किलोमीटर, और बांध की ऊंचाई है वो 29 मीटर है। और नागल बांध से भी 2 नहरें निकलती है, देखो ये 2 नहरें भी ध्यान। सबसे पहले देखो नागल बांध है ये बनकर 1952 में तैयार होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो नागल बांध कौन सी परियोजना का हिस्सा है, दोनों बांध में बनता है भाखड़ा नागल, कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना का, ठीक है, भाखड़ा बांध परियोजना का। और सतलज नदी पर है भाई, दोनों के दोनों बांध बड़े। अब इस नागल बांध से ही 2 नहरें भी निकलती है, कौन कौन सी, बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब की बात करें तो साथियों ये पंजाब को सिंचाई सुविधा मिलती है इससे, और भाखड़ा नहर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों ने ही सिंचाई सुविधा मिला है। तो बिस्त दोआब से पंजाब को और भाखड़ा नागल से तीनों को ही। और जो बिस्त दोआब है रोपड़ हेतु वर्ग से निकाली गई है, आपको ध्यान रखना है नहर, ठीक है। भाखड़ा नहर की बात करें साथियों, अभी अपने भाखड़ा नहर देखा है, भाखड़ा नहर है इसमें तीनों से सिंचाई, अभी बताया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई सुविधा मिलती है। और 1954 में बनकर पूर्ण हुई है भाखड़ा नहर, और तभी से राजस्थान को पानी मिलने लगा। कब, 1954 से बनकर तैयार हुई, तभी से इसको पानी मिलने लगा, ठीक, राजस्थान को। फिर है भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान में सर्वाधिक लाभ पूछे आपको तो हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा मिलती है, ठीक है। और हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर आप दोनों ही देख रहे हैं, ठीक है। एक ये चीज भी ध्यान रखना, नागल बांध है वो, इस नागल बांध पर देखो एक गंगूवाल जो कि 77.34 मेगावाट, और कोटला जो कि 76.39 मेगावाट, ये गंगूवाल नागल बांध पर गंगूवाल और कोटड़ा नामक 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। भाई साथियों ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं साथियों, हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावटी आ गया उत्तर में, ठीक है ना। और बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावटी जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर, इनको विद्युत आपूर्ति होती है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान में व पंजाब के मध्य 1959 में भाखड़ा नागल समझौते के तहत विद्युत जल दोनों में कुल 15.22% हिस्सा राजस्थान को दिया गया, और जिससे राजस्थान को 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो ये आप देख लो ये पेज भी, ठीक है। फिर बात करें साथियों भाखड़ा से, और देखो परियोजना की कुल विद्युत सिंचाई क्षमता है वो 1532.73 मेगावाट, और राजस्थान का हिस्सा है 15.2%, यानी कि 233 मेगावाट, आप ध्यान रख लेना। और हिमाचल का हिस्सा केवल जल विद्युत के उत्पादन में है, चंडीगढ़ व दिल्ली के पेयजल आपूर्ति होती है इससे, ठीक है। अब बात करें साथियों व्यास परियोजना, भाखड़ा परियोजना आपने पढ़ ली, ठीक है ना। अब व्यास परियोजना, इसकी एक तो संयुक्त परियोजना है ना, भी सारी परियोजनाओं का आपका संयुक्त परियोजना पूछी जा सकती है, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना। प्रश्न बन सकता है और बना हुआ बनते हैं यहाँ से। व्यास परियोजना की बात करें साथियों, संयुक्त परियोजना किस किस की है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और जो इससे पहले भाखड़ा परियोजना पढ़ के वो भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, व्यास और भाखड़ा दोनों एक ही, ध्यान रखना आपको। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। व्यास परियोजना को कितने चरणों में साथियों, 2 चरणों में पूरा किया गया। और व्यास नदी पर देखो पडोहर पोग बांध बनाए गए, 2 आपको बांध ध्यान रखने हैं। अभी देखो जो भाखड़ा नागल उस पर 2 अपनों ने पड़े बांध, कौन कौन से पड़े आपको याद है। फिर देखो व्यास परियोजना पर भी 2 बांध पड़ने, कौन कौन से बांध, व्यास पर पडोहर पोग बांध, ठीक है, 2 चरणों में पूरा गया। जो पहला चरण है उसमें पडोहर बांध, दूसरा में पोग बांध। तो पडोहर बांध मंडी हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना है, पोग बांध है वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बना है, ठीक है, व्यास नदी पर। अब बात करते हैं साथियों, देखो पडोहा बांध प्रथम चरण में, ये पहला बांध ध्यान रखना है पडोहा बांध। जो पडोहा बांध मंडी हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर बना हुआ है, व्यास नदी पर। देखो व्यास परियोजना की बात करें, व्यास नदी पर आप ध्यान रख लोगे पडोहा बांध और कौन सा है, पोग बांध।
पडोह मंडी हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी में जल की आपूर्ति के लिए पडोह बांध से बाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया। ये भी ध्यान रखना है कि सतलज नदी में जल की आपूर्ति के लिए जो पडोह बांध है इससे बाखड़ा बांध तक ना एक चैनल का निर्माण किया गया। वो कौन सा? व्यास सतलज लिंक चैनल किया गया, और जिससे व्यास नदी के अतिरिक्त जल सतह नदी को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य भी आप पढ़ लेना कि मुख्य उद्देश्य है वो बाखड़ा और नागल बांधों के जल स्तर को बनाए रखना इसका उद्देश्य। फिर बात करते हैं साथियों, सतलज व्यास लिंक चैनल के सारे हिमाचल प्रदेश में देहर में विद्युत ग्रह बना है। ये भी ध्यान रखना, 6 × 165 यानी कि 900 मेगावाट आप ध्यान रख लेना। और इस विद्युत ग्रह में कुल उत्पादित विद्युत में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 20% है, 198 मेगावाट। ठीक है, प्रथम चरण में आपने पडोह बांध बनाया, द्वितीय चरण में पोग बांध, जो कि व्यास परियोजना पर ध्यान रखना है। ठीक है, पोग बांध की बात करें साथियों तो पोग कागड़ा हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना हुआ है। और यह कितना है साथियों? यह है 133 मीटर ऊंचा बांध है। तो पोग है वो 133 मीटर ऊंचा बांध है। ठीक है ना, पोग बांध। फिर बात करें पोग बांध का उद्देश्य है कि सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को सिंचाई रूप से नियमित जलापूर्ति करना। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पोग बांध का उद्देश्य क्या है। तो जब सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या है? इंदिरा गांधी नहर को स्थायी रूप से नियमित जलापूर्ति करना इसका उद्देश्य है पोग बांध का। पोग विद्युत ग्रह से कुल बात करें साथियों तो 396 मेगावाट इंपोर्टेंट बनता है। पोग विद्युत ग्रह से कुल 396 मेगावाट, 6 × 66 यानी कि 396 मेगावाट, यानी कि कुल इकाइयां तो हो गई 6 और प्रत्येक इकाइयां 66। 66 × 6 कितनी हो गई? 396 मेगावाट का उत्पादन होता है पोग विद्युत ग्रह से। कुल पूछे 396 मेगावाट आपको ध्यान रखना है। और इसमें से राजस्थान का हिस्सा पूछे तो 58.5% है, जो कि 230 मेगावाट है, वो निर्धारित है राजस्थान का हिस्सा। ठीक है, अब रावी व्यास विवाद देखो क्या है, जो कि एक 19 सितंबर 1960 में ध्यान रखना, रावी व्यास विवाद होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, और जिसमें व्यास रावी सतलज नदियों का पूरा जल उपयोग में लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, रावी व्यास विवाद के बारे में पढ़ा भी होगा। और इराड़ी आयोग है साथियों, इराड़ी आयोग की बात करें तो रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ। कौन सा? इराड़ी रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर के, जो कि राजस्थान पंजाब हरियाणा के मध्य है। और सुलझाने के लिए ये विवाद है ना, जो रावी व्यास परियोजना इसके मध्य जल बंटवारा है, इसके विवाद को सुलझाने के लिए ये समझौता हुआ था, वो हुआ था 1955 व 1981 में। लेकिन साथियों 1985 में पुनः जल बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ, जब राजीव लोंगोवाला समझौता है उसके तहत, जो कब 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाला समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को एक न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति इराड़ी की अध्यक्षता में क्या किया गया? गठित किया गया, और जिसने मई 1987 में रिपोर्ट दी। देखो रिपोर्ट कब दी? मई 1987 में। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का हिस्सा वो कितना निर्धारित किया गया? तो राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित किया गया, और पंजाब का 50 लाख एकड़ फुट है वो किया गया, हरियाणा का 38.5 लाख एकड़ फुट। अब बात करते हैं साथियों, चंबल परियोजना आती है। कौन सी परियोजना आती है साथियों? चंबल परियोजना आती है, जो चंबल नदी पर है, और यह चंबल नदी पर निर्मित पूछे संयुक्त परियोजना आपको ध्यान रखनी है। कौन सी नदी पर और किसकी संयुक्त परियोजना है? तो देखो, अब से पहले व्यास और भाखड़ा नागल परियोजना पढ़ी, ठीक है, दोनों की दोनों ही कहाँ? पंजाब हरियाणा राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना है तीनों की, पंजाब हरियाणा राजस्थान। चंबल परियोजना के साथियों ना आपको चंबल में हरियाणा लेना है, ना आपको क्या लेना है? पंजाब लेना है। पहले दोनों पढ़ी, पंजाब हरियाणा। इसमें चंबल वाले में मैं आ रहा है तो मैं को पकड़ लो, मैं से एमपी मध्य प्रदेश राजस्थान तो है ही, और दोनों का हिस्सा ध्यान रखना है, राज्यों का 50-50 50-50% है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, और किसकी संयुक्त परियोजना? राजस्थान और एमपी की। ठीक है, चंबल नदी पर कितने, देखो 2-2 बांध बनाए गए थे, व्यास और भाखड़ा भी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, भाखड़ा और व्यास दोनों पर 2-2 बांध, और चंबल पर बल है, पीछे बल है, तभी 4 बांध बनाए गए, इसे याद रखना है। ठीक है ना, जो कि ये भी ध्यान रखना है आपको। पूछे कि राजस्थान में कौन सा बांध नहीं है, वो भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में कौन कौन से बांध है। देखो ये राजस्थान में नहीं है, तो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध, ठीक है,
तो मंदसौर एमपी में ध्यान रखना है आपको। तो 4 बांध में एक तो गांधी सागर बांध, एक कोटा बैराज बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो चंबल परियोजना पर है। अब बात करें चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूरी होती है साथियों, तीनों चरण पढ़ेंगे, 3 चरणों में पूरी होती है चंबल, ठीक है। और 1953-54 में हुई इसकी शुरुआत परियोजना की, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम चरण की बात करें साथियों, तो प्रथम चरण में आपको ध्यान रखना है गांधी सागर बांध और कोटा बैराज का निर्माण हुआ। पहले में किसका निर्माण हुआ, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज का क्या हुआ, निर्माण। अब बात करें साथियों गांधी सागर बांध, देखो रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच मंदसौर एमपी, यह बांध राजस्थान सीमा से 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर दूर एमपी में बना हुआ है। तो ध्यान रखना है ये कहाँ बना हुआ है, एमपी में, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 513 मीटर लंबा और ऊंचा पूछे आपको, लंबा तो कितना है, लंबा तो है 513 मीटर और ऊंचा कितना है 62 मीटर, ठीक है ना, तो ध्यान रख लोगे। और इस बांध का 1960 में उद्घाटन नेहरू जी ने किया और यहाँ कुल 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो पहला बांध पड़ा गांधी वाला, ठीक है। और गांधी सागर बांध एमपी में आपको ध्यान रखना है। फिर कोटा बैराज, कोटा बैराज की बात करें, कोटा सिंचाई बांध कोटा के लिए, और कोटा बैराज कोटा में, यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ। कोटा बैराज कब 1960 में बनकर बांध तैयार हुआ। जवाहर सागर से 16 किलोमीटर आगे स्थित है, ये भी ध्यान रखना, कोटा बैराज है। देखो चंबल पर 4 बांध है जिसमें जवाहर सागर भी है, तो जवाहर सागर से 16 किलोमीटर आगे है, ठीक है, स्थित है। और 438 मीटर लंबा है ये और 42 मीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक है ना। ये क्विज करोगे ना तो बार बार आपको ये याद हो जाएंगे, ये टॉपिक होने के बाद में मैं आपको इसी की क्विज करवाऊंगी, ठीक है ना, अपने ग्रुप में इसकी क्विज करेंगे, ठीक है ना, फुल आपको याद हो जाएगा बार बार करोगे तो। कोटा बैराज की बात करें तो ये राजस्थान का सर्वाधिक केसमेंट एरिया यानी कि फैलाव वाला सर्वाधिक वाला बांध कौन सा है, कोटा बैराज, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो राजस्थान का सर्वाधिक केसमेंट एरिया वाला बांध पूछे तो कोटा बैराज है। और इसका उद्घाटन है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया 20 नवंबर 1960 को। और इस बांध के पास एक स्टेशन आपको ध्यान रखना, कोटा थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किया गया, इसके नाम से आपको ध्यान रह जाएगा। यह चंबल नदी पर निर्मित एकमात्र बांध है। अभी पढ़े चंबल पर 4 बांध पढ़े साथियों, तो कोटा बैराज चंबल पे ध्यान रख लोगे। अभी देखो पहले नागल परियोजना पढ़ी, ठीक, बाखड़ा परियोजना पढ़ी, फिर पढ़ी अपनों ने कौन सी, अव्यास परियोजना, दोनों में 2-2 बांध पढ़े। फिर चंबल परियोजना पढ़ी, चंबल में अपने ने 4 बांध पढ़े, ठीक है ना। चै से चंबल, चै से 4, चंबल नदी पर निर्मित एक बांध, ये कोटा आ गया, जिसे जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोटा बैराज से साथियों ध्यान रखना है, जो चंबल नदी पर है कोटा बैराज से जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, केवल क्या होती है साथियों, सिंचाई होती है। रट लोगे कोटा बैराज है वो साथियों, आपको ध्यान रखना इतना ही कि ये जो बांध है वो आपको ध्यान रखना चंबल नदी पर, और इससे जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता, क्या होती है, ओनली सिंचाई। कोटा बैराज से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, बाई नहर, दाई नहर, ठीक है। बाई नहर इससे लाडपुरा तहसील कोटा और केशवरायपाटन बूंदी इंद्रगढ़ बूंदी में सिंचाई होती है। दाई नहर की बात के साथियों, इससे कोटा 12 एमपी में क्या होती है, सिंचाई होती है। दाई नहर पर सिंचाई हेतु 8 लिफ्ट नहरें भी बनी हुई है। तो दाई नहर पर ध्यान रखने, सिंचाई के लिए कितनी 8 लिफ्ट नहरें बनी हुई है, वो देखते हैं अपनी, ये रहा। देखो कोटा बैराज से दाई नहर है, दाई नहर पर देखो सिंचाई के लिए 8 लिफ्ट नहरें हैं। कौन कौन सी है, जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा में, ठीक है, दिगोद लिफ्ट नहर कोटा में। आपको 2 तो कोटा में ध्यान रखनी है, जालीपुरा और दिगोद। कैसे याद रखो, कोट के ना, हाँ कोट से हवा नहीं लगती तो आपको कोट में जाली निकालनी है ना। और दिगोद दी गोद कैसे याद कर लो, कोटा। फिर बाकी की आपको 12 में याद रखनी है, कौन कौन सी है, अंता लिफ्ट नहर, अंता तो याद रह जाएगी 12 में, अंता लिफ्ट स्कीम, अंता आती है तो वैसे याद है, अंता लिफ्ट माइनर नहर यानी कि चक्सा नाबाद 12 में। और फिर है पंचेल लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में, गणेशगंज लिफ्ट नहर स्कीम जो और सोर खंड आ जाए और कचारी, या सब की सब लिफ्ट स्कीम 12 में है, ठीक है। फिर द्वितीय चरण की साथियों बात करें, द्वितीय चरण में आपको जो पहले चरण में तो अपनों ने 2 पढ़े, कौन कौन से, कोटा बैराज और गांधी वाला, ठीक है। और द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध ध्यान रखना है, जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, यह 36 मीटर ऊंचा बांध है राणा प्रताप सागर, और 1100 मीटर क्या है, लंबा बांध है। और इस बांध का जो काम है साथियों वो कब पूर्ण हुआ, फरवरी 1970 में हुआ, 131 करोड़ की लागत से बना। अब देखो
आपको पूछे सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध पूछे तो ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर, ध्यान रखना सर्वाधिक भराव क्षमता वाला, तो ये कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर, ठीक है। और यहाँ चार विद्युत इकाइयां स्थापित है 172 मेगावाट की, यानी कि जो कि एक जो इकाई है वो 43 की आप रखोगे तो 4 × 43 यानी टोटल कितने की होगी, चार विद्युत इकाइयां 172 मेगावाट की है, ठीक है, जिसे भोपाल विद्युत ग्रह भी कहते हैं। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैरता हुआ जो पंप है वो ध्यान रखना आपको पीएचईडी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध पर तैरता हुआ पंप लगाया गया। और रावत भाटा परमाणु बिजली घर है वो राणा प्रताप सागर बांध के पास बना हुआ है और किसकी सहयोग से स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना कनाडा के सहयोग से स्थापित था। और जो रावत भाटा परमाणु बिजली घर है ये राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा, आपको ध्यान रखना है, रावत भाटा परमाणु बिजली घर, ठीक है। इसका पूर्व नाम देख लो, पूर्व नाम था राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट और वर्तमान में इसका नाम है वो, सिर्फ आपको राजस्थान हटाना है, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ध्यान रखना है। और इनकी आप फिक्र मत करना, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहते हैं ना, क्लास में से याद करवा रही हूँ तो एक पेज पर मैं शॉर्ट में एक नज़र में याद करने के लिए आपको लिख दूंगी। जैसे कि ये परियोजना है, इसके आगे मतलब एक परियोजना लिख दिया, इसके आगे दो, यानी कि 2 बांध बने हुए, कौन से, इस परियोजना पर 2 बांध बने हुए, कौन सी परियोजना पर 4 बांध बने हुए, आगे 4 लिख दूंगी ताकि आप एक नज़र में पढ़ सको इनको, और वो चीज़ें याद आती है बहुत जल्दी, ठीक है। अब बात कर साथियों तृतीय चरण की। तृतीय चरण है उसमें जवाहर सागर बांध। देखो पहले चरण में तो साथियों 2 बांध पड़े थे, दूसरे में फिर 1 पड़ा। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध है जो कि बोरावास गांव कोटा में, और यह पिकअप बांध है जो कि 1972 में बनकर तैयार हुआ जवाहर सागर बांध, और जो कि 440 मीटर, ये भी लिख दूंगी उसके आगे को कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर ऊंचा है, कितना लंबा है, ठीक है। 440 मीटर लंबा है और 45 मीटर क्या है, ऊंचा है। इस बांध का जो दाया किनारा है वो कोटा में साथियों, जवाहर सागर बांध का दाया किनारा कोटा में और बायां किनारा बूंदी में, बै से बायां और बै से बूंदी में याद रखिएगा, और दाया कोटा में, ठीक है। और यहाँ 3 विद्युत इकाइयां स्थापित है, जो तीनों की तीनों है वो 33 की ध्यान रखनी है आपको, यानी कि कुल विद्युत इकाइयां 3 है और क्षमता कितनी 33 मेगावाट आपको ध्यान रखनी है। तो तीनों की तीनों 33, 3 × 33 कितनी हो गई, 99 मेगावाट हो गई, यानी कि एक की कितनी 33 मेगावाट है, तीनों की 99 मेगावाट। चंबल परियोजना में बात करें साथियों तो चंबल परियोजना में राजस्थान के लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में क्या होती है, सिंचाई होती है, और राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त है, 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त है, यानी कि 50%, ठीक है। और चंबल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिले पूछे आपको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता भी होगा, चंबल परियोजना में तो ये कोटा बारा बूंदी था, ठीक है। और चंबल परियोजना पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें बनी हुई है, और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चंबल कमांड क्षेत्र में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना भी चलाई जा रही है, ठीक है। चंबल के अन्य लिफ्ट नहरें देख लो, एक पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर चंबल नदी पर, और खंडार तहसील को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। फिर बात करें साथियों इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कहाँ स्थित है साथियों, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है कसेड़ गांव करौली में चंबल नदी पर, तो ये भी चंबल नदी पर है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। ये राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कसेड़ गांव करौली। इंदिरा कसेड़, इंदिरा बहुत ही कसेड़ हुई भाई, है ना, ये राखियो कसेड़ कैसे करौली में। और इसमें 125 मीटर ऊंचाई पर पानी को लिफ्ट किया जाता है, और इसमें करौली सवाई माधोपुर और बामनवास तहसील को सिंचाई सुविधा दी जा रही है। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कहाँ स्थित है, चंबल नदी पर कसेड़ गांव करौली में, और करौली और सवाई माधोपुर को सिंचाई सुविधा दी जा रही है, ठीक है। फिर धौलपुर लिफ्ट नहर साथियों, ये धौलपुर लिफ्ट नहर है सागरवाड़ा धौलपुर में, और चंबल नदी पर ही है ये भी। इंदिरा गांधी भी चंबल नदी पर, धौलपुर लिफ्ट नहर भी कहाँ पर है, ये भी इसमें चंबल नदी पर है। और जो काली तीर लिफ्ट परियोजना है वो भी चंबल नदी पर। कुछ परियोजनाएं आपने ऐसी पढ़ी भी नहीं होगी, वो पढ़नी है आपको, भरोसा नहीं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब कोई भरोसा नहीं किसी चीज का, ठीक है। तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना है वो सागरवाड़ा धौलपुर चंबल नदी पर। इस परियोजना का शिलान्यास है साथियों 22 दिसंबर 2017 को वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। और चंबल का जो पानी है धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाना। और काला तीर लिफ्ट परियोजना, ये कोई इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार नोट्स पढ़ते हो ना आप और उसके बाद में क्विज करते हो तो भाई मजा आ जाता है, पढ़ने का भी याद भी रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोचते हो भाई हाँ इतने नोट्स है ये नहीं याद हो जाता, ये हो जाता है सबके सब, ठीक है ना।
और दूसरी चीज, जैसे ही अभी अब मान लो मैंने व्यक्तित्व प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनकी मान लो क्विज करवाई है, ठीक है, प्रजामंडल की करवाई है, 1857 की क्रांति कराई है, तो आप ये मत सोचना मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, यानी कि 15-20 अभी तो एक बार मैं सोच रही हूँ कि बड़े बड़े टॉपिक हो जाए, उसके बाद में जैसे राजवंश चलेंगे, राजवंश हो जाते हैं तो फिर देखना मतलब ऐसे डेली करवाया करूंगी, जैसे राजवंश की हो गई ना, तो उसके बाद जैसे मैंने पहले अभी करवाई है, मान लो 1857 की क्रांति कराई है, प्रमुख व्यक्तित्व करवाई, वापिस उनकी करवाऊंगी, यानी कि हर टॉपिक की 15-20 दिन बाद में करवाते हैं ना, तो वो चीजें बार बार याद हो जाती है, यानी कि रिवीजन जरूरी है, नहीं तो ये अचेतन मन में चला जाता है। कालातीर लिफ्ट परियोजना की बात करें साथियों, धौलपुर में चंबल नदी पर है। परियोजना का शिलान्यास 7 जून 2023 को किया गया। बस एक बार साथियों हिस्ट्री हो जाए कंप्लीट, आप इतने तक थोड़ा सा वो रखो, थोड़ा सा मेरे पे भरोसा रखना, ठीक। यह परियोजना पार्वती एवं रामसागर बांध से धौलपुर जिले में 483 गाँव व 3 शहरों यानी कि बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा, ये भी आप ध्यान रखना कि पेयजल मांग को पूरा करने के लिए क्या की गई थी, तैयार की गई थी कालातीर लिफ्ट परियोजना, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देखें तो इस योजना में 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, वो प्रत्येक मानसून अवधि के दौरान प्रति वर्ष चंबल नदी, कालातीर गांव और सरमथुरा तहसील से उठाया जाएगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। फिर बात करें साथियों चंबल नहर परियोजना, यह भी आपको ध्यान रखना किसकी सहायता से इंपॉर्टेंट बनता है, किसकी सहायता से, ये ध्यान रखना कि नाबार्ड की वित्तीय सहायता से चंबल नहर परियोजना का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और दिसंबर 2021 तक 203.03 किलोमीटर लंबाई की नहरों का निर्माण किया जा चुका है। और राजाड़ परियोजना साथियों, यह परियोजना चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के लिए, भी ध्यान रखना सेम की समस्या के समाधान के लिए, कौन सी राजाड़ परियोजना है वो सेम की जो समस्या उसके समाधान के लिए किसकी सहायता से, कनाडा के सहयोग से शुरू की गई, ठीक है। और यह प्रारंभ की गई 1993 में और इसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि का सुधार किया गया। अब इन नोट्सों में भी आप खोज करके ना एक शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो, जैसे राजाड़ परियोजना है, आप मेरे को बोल देना, मैं बना दूंगी। इस राजाड़ परियोजना का आगे लिखना सेम समस्या के समाधान के लिए और कनाडा के सहयोग से और प्रारंभ 1993 में, इससे हर चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात करें साथियों उदयपुर संभाग की परियोजना, देखो ये सब की सब उदयपुर संभाग की एक एक करके पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। सोमकागदर परियोजना उदयपुर संभाग की है, नंद समंद परियोजना, बागेरी का नाका परियोजना, गंभीरी योजना और रई परियोजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मानसी वाकल परियोजना, देवास परियोजना उदयपुर में, माही बजाज सागर परियोजना, सोम कमला अंबा भी पूछी गई है, ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, जाखम परियोजना, इनको अब पढ़ते हैं। ये लो साथियों सोम कागदर परियोजना भी काफी बार पूछी गई है कि ये देखो कौन सी नदी पर और कहां पर है, तो खेरवाड़ा उदयपुर में, सोम कागदर खेरवाड़ा उदयपुर में सोम नदी पर है, ठीक है। फिर बागेरी का नाका परियोजना राजसमंद में, बनास नदी पर, बागेरी बै से बनास और राजसमंद में, ठीक है, बनास नदी पर निर्मित है। और इसी से बिनोल जल प्रदाय योजना निकाली गई। अब आपको पूछ ले बिनोल जल प्रदाय योजना किससे निकाली गई है, बागेरी से, ठीक है, बै से बिनोल और बै से बागेरी से। फिर है नंद समंद परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंद समंद परियोजना काफी चर्चा में, ठीक है ना, नंद समंद भी बहुत ज्यादा। तो निचली ओडम और निचली ओडन राजसमंद में बनास नदी पर निर्मित है, ठीक है ना। नए से नंद और नए से निचली ओडन राजसमंद में बनास नदी पर, इसमें राजसमंद में पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलती है। फिर गंभीरी योजना चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में, ठीक है। और गंभीरी नदी पर मोंथा व आनिया गांव के समीप क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना, मोंथा व आनिया गांव के समीप बांध बना हुआ है। गंभीरी योजना चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में, गंभीरी नदी पर। और रई परियोजना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में ओरई, भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में ओरई नदी पर ही है निर्मित। यह बांध 1967 में पूर्ण हुई और इससे चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा को सिंचाई सुविधा दी जा रही है। और सुखेर का नाक बांध पूछे तो उदयपुर में, ठीक है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में, एक तरफ मैंने एक पेज पर सारे के सारे बांध भी लिख रखे हैं भाई आपको, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि ये देख लो, ऐसे आप पढ़ लेना, ठीक है ना, इससे आप पढ़ लेना इनको, ठीक है, ऐसे पढ़ लेना आप जी, इस तरीके से आप पढ़ लोगे। जैसे राजसमंद में, राजसमंद नंद समंद इंपॉर्टेंट है, लाखेला तालाब हो गया कुंभलगढ़ में, चिकलियावास बांध हो गया, कुंडली हो गया, है ना। चित्तौड़गढ़ में अभी पढ़ा आपने गंभीरी, ओराई भी इंपॉर्टेंट है ना।
ये तो इससे आप पढ़ लेना। जैसे प्रतापगढ़ में जाखम बांध हो गया और हमजा खेड़ी, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा दी है, ठीक है ना। और इन सब की मैं पीडीएफ आपको आज ही डाल दूंगी, आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे टॉपिक दोनों हो जाते हैं उसके बाद में आपकी क्विज हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करें साथियों मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर में। योजना देखो मानसी वाक्कल नदियों का पानी पिछोला झील में लाने के लिए बनाई गई है। मानसी वाक्कल बांध की बात करें साथियों गोराड़ जाड़ोल उदयपुर में, और इसमें अलीगढ़ से उदरा घाटी तक 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है, ठीक है। सहयोग पूछे तो साथियों राजस्थान सरकार का 70% वित्तीय भागीदारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 30, यानी कि 70 और 30 100%, यानी कि राजस्थान सरकार का आपको ध्यान रखना है 70%, ठीक है। फिर बात करें साथियों देवास परियोजना जो कि उदयपुर में है। देवास परियोजना उदयपुर में, और वर्तमान में इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है देवास परियोजना का। देवास परियोजना का वर्तमान में नाम क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया देवास जल परियोजना है, रट लो। और यह परियोजना साबरमती नदी का पानी है वो उदयपुर के जिलों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। अब आपको पूछे साथियों कि साबरमती नदी का पानी है वो उदयपुर के जिलों तक पहुंचाने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई, तो देवास परियोजना। वर्तमान में इसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया देवास जल परियोजना है। देवास प्रथम चरण में, देवास परियोजना का जो प्रथम चरण, देवास प्रथम चरण में अलसीगढ़ बांध है गिरवा उदयपुर में बनाया गया है। तो अलसीगढ़ बांध गिरवा उदयपुर में बनाया गया है। और जो अलसी से आप ऐसे रखना याद रखिएगा गिरवा उदयपुर में, अलसी, अलसी से आलसी लोग होती है ना, वो पड़े रहेंगे सारे दिन, उठेंगे तो एकदम से गिर जाएंगे, है ना। उद्य होते तो उठेंगे नहीं, वो गिर जाएंगे, उठेंगे तो, ऐसे याद रख लेना। फिर है देवास द्वितीय चरण में साथियों ध्यान रखना आकोदड़ा बांध बनाया गया है 302 MCFT, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि मिलियन घन फुट, ठीक है। तो देवास का प्रथम चरण अलसीगढ़ बांध गिरवा उदयपुर में, और देवास चरण में जो बांध बनाया गया आकोदड़ा बांध, जो कि कितने मिलियन घन फुट में पानी संग्रहित किया जाता है, 302, ध्यान रखना लगभग, ठीक है। और फिर बात करें साथियों इसमें आकोदड़ा बांध से भुजड़ा तक 11.05 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई है। भाई कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक एक चीज लिख रखी है, फुल डीपली नोट्स है आपको। इतने डीपली तो यहाँ चैनल पर मुश्किल ही मिले, पहले भी चाहे मैंने करवाई चाहे कहीं भी, आपको हो सकता है कोई और भी इससे डीपली करवाने वाला, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कोई प्रश्न बाहर ना आ जाए, ठीक है। और यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, ठीक है। फिर बात करते साथियों मालड़ी बांध जो कि 85 MCFT यानी कि मिलियन घन फुट, आपको ध्यान रखना है, क्यूबिक फीट यानी कि मिलियन क्यूबिक फुट, ठीक है। 85 का है मादड़ी बांध। इसका निर्माण है वो देवास द्वितीय चरण के तहत हुआ। और मादड़ी बांध में डोडावाली में मुख्य टनल तक लिंक टनल 1.21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मादड़ी बांध से डोडावाली के मुख्य टनल तक लिंक टनल है वो कितनी लंबी सुरंग बनाई गई, 1.21 किलोमीटर। और राजस्थान बजट 2023-24 में उदयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, जो इसका उद्देश्य था उदयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। देवास तृतीय और चतुर्थ यानी कि देवास जो तीसरी और चौथी है इन परियोजनाओं का बांधों का निर्माण की घोषणा है वो कितनी लागत से 1691 करोड़ की लागत से की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप देख लेना। देवास तृतीय बांध है वो नाथियाथाल गोगुंदा, और देवास चतुर्थ बांध है वो अंबावा गोगुंदा में, ध्यान रखना है। फिर देखो साथियों बूजा तथा जो सक्सना मारिया बांध है वो पाली सिरोही जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कोटा उदयपुर में इसका निर्माण किया हुआ। क्या पता आप लोगों ने इसे बांध पढ़े है कि नहीं पढ़े, पर अब पढ़ लेना, ठीक है ना। अब लिखवा दिए तो इनको पढ़ लेना, फिर आपको ये धोखा ना रहे भाई हमने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो पाली और सिरोही जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कोटा उदयपुर में किसका निर्माण करवाया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना बूजा तथा चक्सान मारिया बांध, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ओगना डैम, ये देखो ओगना डैम पढ़ी है क्या आपने, उदयपुर गोगुंदा से झाड़ोल के मध्य, उदयपुर गोगुंदा से झाड़ोल के मध्य साबरमती नदी की एक नदी की सहायक ये डैम है ओगना डैम, ध्यान रखना है। फिर साथियों बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ रखा होगा आपने और काफी बार प्रश्न भी बनते हैं।
माही बजाज सागर परियोजना, ठीक है। और माही बजाज सागर परियोजना साथियों, एक तो ध्यान रखना कहाँ पर निर्मित है, दूसरी बात सर्वाधिक लाभ किसको होता है, एक जगह लिख दिया है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर, बांसवाड़ा में माही नदी पर, बांसवाड़ा में है और माही नदी पर निर्मित है। और सर्वाधिक लाभ पूछे तो किसको मिलता है, बांसवाड़ा को ही मिलता है। और संयुक्त परियोजना तो बार बार पूछा जाता है, हर एक का तो इंपॉर्टेंट है, संयुक्त परियोजना वाले प्रश्न टपक जाते हैं, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना की बात करें, राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। और माही बजाज सागर परियोजना आपको ये ध्यान रखना है किसकी है, राजस्थान गुजरात की। फिर राजस्थान का हिस्सा ध्यान रखना है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। राजस्थान का 45% और गुजरात का कितना था जो 55% है। लेकिन इससे बनने वाली 100% विद्युत राजस्थान को ही मिलती है। हिस्सा राजस्थान का 45 है, गुजरात का ज्यादा 55, लेकिन इससे जो विद्युत जो 100% विद्युत राजस्थान को मिलती है वो ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम चरण है साथियों इसमें माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा के निकट बांसवाड़ा में, ध्यान रखें राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, जो कि 3109 मीटर लंबा, और 1 अप्रैल 1983 को इसे इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये भी ध्यान रखना, राष्ट्र को समर्पित कब किया गया, 1 अप्रैल 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा। फिर केज कल्चर योजना, माही बजाज सागर बांध में आधुनिक मत्स्य तकनीकों से मछली पालन शुरू किया गया और इससे 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं। द्वितीय चरण की साथियों बात करें तो इसमें कडाना बांध। प्रथम चरण में आपको ध्यान रखना है, देखो माही बजाज सागर बांसवाड़ा में और माही नदी पर निर्मित है। और प्रथम बांध में माही सागर बांध ध्यान रखना है, माही सागर बांध बोरखेड़ा के निकट बांसवाड़ा में। द्वितीय चरण में आपको कडाना बांध ध्यान रखना है, रामपुरा गांव में, माही सागर गुजरात में। इस बांध में 100% लागत गुजरात की लगी है, कौन से में, कडाना बांध में। 100% किसकी लागत, गुजरात की लगी है। इसका संपूर्ण लाभ भी किसको मिलता है, गुजरात को। तो 100% लागत भी गुजरात की, 100% लाभ है, इसको संपूर्ण लाभ भी कडाना बांध को गुजरात है मिलता है ये महिसागर गुजरात में, रामपुरा गांव में। नर्मदा नहर परियोजना पूर्ण होने के बाद इस बांध का पानी राजस्थान को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करें साथियों माही नदी पर एक और बांध ध्यान रखना है, कागदी पिकअप बांध। ये बांसवाड़ा में माही बजाज सागर के नीचे स्थित है और यहाँ से जो सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है कागदी पिकअप से। कौन कौन सी साथियों, कागदी पिकअप से जो निकाली गई है, आनंदीपुर भूकिया नहर और बीखाबाई सागवान नहर, ध्यान रखना, ठीक है। तो आनंदीपुर भूकिया नहर कागदी पिकअप से निकाली गई है, जो कि ये भी ध्यान रखना है, ये बाई नहर आनंदीपुर बाई नहर और बीखाबाई है ये दाई नहर, ध्यान, ठीक है। तो आनंदीपुर भूकिया नहर जो बाई नहर, इससे बांसवाड़ा में सिंचाई होती है, आनंदीपुर से बांसवाड़ा में, और बीखाबाई से डूंगरपुर में, ठीक है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ साथियों बांसवाड़ा को, इसके बाद में डूंगरपुर को। और माही परियोजना से कुल विद्युत उत्पादन है वो 140 मेगावाट है। और बांसवाड़ा के घाटोल व जो गानोडा है इसमें विद्युत ग्रह बने हैं। हरिदेव जोशी नहर तंत्र बांसवाड़ा का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, ठीक है। फिर साथियों नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने यहाँ से पीपल खूंट हाई लेवल केनाल परियोजना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये करने वाले हैं, ये तो अपना, ठीक है। और ये टॉपिक जैसे ही हो जाएगा सिंचाई परियोजना, उसके बाद में नहरों का करवा दूंगी आपको, ठीक है ना। और फिर इसकी क्विज हो जाएगी अपने ग्रुप में। बाकी इसकी आप पहले बोलोगे तो मैं पहले इनकी वो डाल दूंगी, ठीक है ना।